Hertz experiment. The existence of electromagnetic waves was confirmed experimentally by Hertz in 1888. This experiment is based on the fact that an oscillating electric charge radiates electromagnetic waves. The energy of these waves is due to the kinetic energy of the oscillating charge. The experimental arrangement is as shown in the animation. It consists of two metal plates, A and B, placed at a distance of 60 centimeters from each other. The metal plates are connected to two polished metal spheres S1 and S2 by means of thick copper wires. Using an induction coil, a high potential difference is applied across the small gap between the spheres. Due to high potential difference across S1 and S2, the air in the small gap between the spheres gets ionized and provides a path for the discharge of the plates. A spark is produced between S1 and S2 and electromagnetic waves of high frequency are radiated. Hertz was able to produce electromagnetic waves of frequency of about 5 into 10 raised to 7 Hertz. Here the plates A and B act as a capacitor having small capacitance value C, and the connecting wires provide low inductance L. The high frequency oscillation of charges between the plates is given by nu is equal to 1 by 2 pi into root LC. Good morning, everyone. See, you have seen Hertz experiment here. So, this is all about Hertz experiment, which showed electromagnetic waves physically. Now, we are going to study how electromagnetic waves travel in a medium, means which type of wave is this electromagnetic wave, that is whether it is transverse or longitudinal waves. See, here we have a statement that EM waves are actually transverse in nature. We will prove it here. See, for proving that electromagnetic waves are actually transverse, we will start considering a wave which is traveling in positive x direction, having electric and magnetic fields in y and z direction. एक हमने वेव ली है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है वो, जो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, यानी उसका प्रोपगेशन है, और वाई और जेड डायरेक्शन में उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी कोई भी वेव जो होगी, जैसे हमने साउंड वेव में पढ़ा था, तो हम वहाँ पे पढ़ते थे कि एक साउंड वेव जो होती है वो अगर लेफ़्ट टू राइट प्रोपगेट कर रही है, तो अगर मैं एक रफ आइडिया आपको बताऊं, जैसा साउंड वेव में होता था कि एक कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस का इस तरह ऑल्टरनेट बिहेवियर आगे बढ़ता था, किसमें मीडियम में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते थे. तो देखिए, इस कंप्रेशन रेयरफैक्शन में एक पोर्शन ऐसा भी है जो सबसे आगे वेव का चल रहा है, जो जिसके आगे अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है मीडियम, लेकिन उसके पीछे डिस्टर्बेंस है. यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मीडियम के पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे हैं, यहाँ अभी पार्टिकल्स सभी रेस्ट पे हैं. जैसे ही ये वेव आगे बढ़ेगी, यहाँ के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉलो करते हैं. ये मैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए बता रहा हूँ. अब इसी के ये वाले पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तो आगे भी वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और हर पार्टिकल अगर मान लीजिए ये शुरुआत कर रहा है वाइब्रेट करना, तो यहाँ वाला पार्टिकल अपने किसी और फेज पे होगा अपने मोशन के, यानी अपने वो जो एक पीरियोडिक मोशन होता है उसके, यानी एक पोजीशन ऐसी होगी. अगर मान लें ये पार्टिकल, यहाँ पे मल्टीपल पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल्स जिनके फेजेस जो सभी सेम फेज में हों, सेम फेज के बारे में आपने 11th क्लास में पहले ही पढ़ रखा है, ऐसे पर्टिकुलर सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज पे वाइब्रेट कर रहे हों सबसे आगे,
वेव के, जिधर की ओर वेव चल रही है, उन सबको जब हम ज्वाइन करते हैं, अब जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने इस तरह का ये कर्व बना दिया वैसा हो सकता है ये स्ट्रेट हो, तो ऐसे सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज पे हैं उनका जो लोकस होता है, दैट इज उनका जो पाथ है, जो पर्टिकुलर पॉइंट है, उन सभी पॉइंट्स को मिला दिया तो एक लोकस फॉर्म हुआ। उस लोकस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बताने जा रहा हूँ कि देखिए हमने एक वेव कंसिडर किया है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती हुई, वो अभी शुरुआत लेफ्ट टू राइट चल रही है। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पे हमारा ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये मेरी हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और इधर हो गई जेड एक्सिस। ठीक है, ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो यहाँ से लेफ्ट से जब वेव आगे को बढ़ रही है राइट को, यानी टाइम जीरो पे वेव कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए टाइम जीरो पे, या फिर मैं कह लूँ टाइम टी पे, अभी जहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ही वेव फ्रंट उसका फॉर्म हो रहा होगा। मान लीजिए ये एक वेव फ्रंट मैंने बनाया, एक प्लेन वेव बनाया है जिसका वेव फ्रंट मैंने एक इस तरह का स्क्वायर ले लिया है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस क्या हैं, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये जो ए बी सी डी एक वो पोर्शन हुआ, इसको ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए ये एक पोर्शन है, इसको अभी मैं नाम दे दे रहा हूँ ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, किस जगह पे लाई करेगा, एक्स वाई वाई जेड प्लेन में, क्योंकि वेव फ्रंट उस पूरे लोकस पॉइंट, उन सारे पॉइंट्स का लोकस होगा जो सेम फेज पे होंगे, और यही वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा तो वेव की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यानी अगला वेव फ्रंट कहाँ फॉर्म होगा, इसी के पैरेलल, इसी वेव फ्रंट के पैरेलल, क्योंकि एक प्लेन वेव हमने माना है, तो वेव फ्रंट इसी के पैरेलल होगा और इस तरह का कुछ फॉर्म होगा, ए, या फिर कह लीजिए ए बी सी डी। ये एक वेव के आगे बढ़ने को हमने किससे शो किया, वेव फ्रंट के आगे बढ़ने से शो किया है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एट टाइम टी विल बी जीरो टू द राइट ऑफ ए बी सी डी। क्यों, क्योंकि राइट साइड में अभी वेव नहीं पहुंची है, तो वहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ नहीं है। हमने माना कि हमारी जो वेव आ रही थी उसके दो अलग अलग हमने पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, यहाँ और यहाँ। यहाँ बीच में वेव है, यहाँ बीच में वेव है जिसके दो पोर्शन वेव फ्रंट हमने यहाँ पे बनाए हैं, और उसके अंदर हमने एक पैरेलल पाइप एक डिज़ाइन कट कर ली है जिसके अंदर वेव की अपनी एनर्जी कुछ होगी। लेकिन चूंकि वेव राइट साइड में बढ़ रही है और वेव का सबसे आगे का हिस्सा यहाँ है, तो इसके आगे अभी डिस्टर्बेंस नहीं पहुँचा है। इस वजह से यहाँ पे वेव की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़ीरो होंगे, है ना। और लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में या इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ से वेव इधर को बढ़ रही है, राइट साइड को बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यूज़ होंगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होंगी, वो हमने पीछे देखा था, वो टाइम पे डिपेंड करेंगी और एक्स पे डिपेंड करती हैं, वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करती। मैं आपको याद दिला दूं, अगर हमने कैसा देखा था, ई मान लीजिए ई वाई है, चूँकि वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक वेक्टर को दिखाना है, तो ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप का होगा, और ये किधर को होगा, जे कैप डायरेक्शन में। सिमिलरली बी जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बी जेड विल बी इक्वल्स टू ई नॉट बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनके डायरेक्शंस के और जे वाली डायरेक्शन में, लेकिन डिपेंडेंसी एक्स पे है और टी पे है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइट साइड में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो टाइम डिपेंडेंट हैं और एक्स के डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो ये जो भी कुछ होगा यहाँ पे, ये हमने एक वेव के बीच का टुकड़ा काटा है। मान लीजिए एक रफ आइडिया अगर आपको लेना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक
ट्रांसवर्स वेव ये जो इस तरह की चल रही है, और इसी में ही मैंने आपको पिछली क्लास में दिखाया भी था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वाइब्रेट करते हैं। यहाँ मैं मैग्नेटिक फील्ड को ये दिखा दे रहा हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशंस उनकी इस तरह से। तो यहाँ पे ये कोई एक पोर्शन है जिसको मैंने यहाँ कट किया है एक पैरेललोपाइप्ड के फॉर्म में इस तरह से, जिसके अंदर हमारी उस वेव का पार्ट है, यानी ये देखिए इस तरह से। तो ये जो पोर्शन है ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का छोटा सा टुकड़ा कटा है टाइम 0 से टाइम t के बीच में, या फिर किसी भी आप टाइम लिमिट में मान सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वेव ट्रेवल करी है। तो अब इस पैरेललोपाइप्ड से हम कैसे प्रूव करेंगे कि वेव ट्रांसवर्स है नेचर से। अब देखिए हमने गॉस लॉ पढ़ रखा है। गॉस लॉ क्या कहता है, अगर किसी पोर्शन में जो टोटल फ्लक्स हो, अगर मान लीजिए कोई भी चार्ज कोई सरफेस या कोई 3 डायमेंशनल सरफेस कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, तो उसके थ्रू जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम पहले यहाँ पे यही प्रूव करेंगे कि गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हुए, चूंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, बीच में कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इसका टोटल फ्लक्स इनक्लोज क्या होगा, टोटल फ्लक्स 0 होगा। तो हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ the total flux through this close parallelopiped will be 0 as it does not enclose चार्ज। तो इतना तो क्लियर है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है इसमें चार्ज नहीं है, इसलिए इसका टोटल फ्लक्स 0 होगा। टोटल फ्लक्स मैं यहाँ रफली लिख दे रहा हूँ, बाद में हम इसको फेयर में देख लेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। टोटल फ्लक्स क्या होता है कि टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, यही तो फाई होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस, ये कितना होना चाहिए, 0। क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस का मतलब क्या है, हर सरफेस का हम अलग अलग, इसमें ये पैरेललोपाइप में कितने सरफेस हैं, एक ये आपके सामने वाला, एक बैक साइड वाला, ये क्यूबॉइड है ना, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, यहाँ यहाँ, टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस आर 6। ये और ये आमने सामने, ये आपके सामने वाला, ये बैक साइड वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, 6 सरफेसेस हैं। यानी इसका ये जो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस ई डॉट डी एस फॉर ऑल द सरफेस सेपरेटली एंड देन वी विल प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये चूंकि ये ई डॉट डी एस तो 0 होगा ही क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, और इससे हम आगे प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये ट्रांसफर ये ई एक्स जो है, यानी इसका एक्स कंपोनेंट यानी राइट साइड में 0 है। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल, ई डॉट डी एस 0 है अपने इस केस में। क्यों 0 है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है उस पर्टिकुलर पैरेललोपाइप्ड के लिए। सी सो according to Gauss equation we have seen closed integral E dot ds is equals to 0 for this parallelopiped as it does not enclose any charge. So the contributions from different faces, it has 6 faces. So all the I am writing all these surfaces, closed integral a b c d E dot ds is plus closed integral E F G H, these are two opposite faces, E F G H, E dot ds plus closed integral A B F E,
E dot ds plus close integral E dot ds for another surface, that is dcgh, and two more surfaces aehd, close integral E dot ds, and close integral which one remaining, b f g c E dot ds. सारे surfaces हो गए 6. अब देखिए, now as we know the electric field is E, which depends upon E naught sin kx minus omega t. It depends upon x. So one more thing here, the component, or we can say the paired integrals, are actually the contributions. These paired integrals are actually the contributions from the faces normal to x, y and z axis. Alright, these are actually normal to x, y and z axis. These are the contributions from these. These are fluxes, all fluxes from 6 faces. So since as we can easily infer that E does not depend on y and z, here we can see it. So the contributions from the faces normal to y and z axis cancel out in pairs. Alright, so the above equations become closed integral a b c d normal to y and z axis. कौन कौन सी है, ए बी सी डी वाला, ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस के जो कंट्रीब्यूशंस हैं ये पेयर में कैंसिल होंगे, क्योंकि ये y और z एक्सिस दोनों के नॉर्मल हैं, y एक्सिस और z एक्सिस के नॉर्मल हैं. ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस ई एफ जी एच, दे विल कैंसिल आउट इन पेयर. वी कैन राइट इट लाइक दिस. तो यानी वो जो ऊपर वाली इक्वेशंस थी ये रिड्यूस हो गई है इसमें. ठीक है, तो अब देखिए, हमने ये माना कि इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, तो इसके अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल एक्स कंपोनेंट ई एक्स इधर है, और इस नॉर्मल को मैंने नाम दे दिया एन कैप. इधर भी नॉर्मल एन कैप ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में. अगर हम इस एरो को इधर शो करते हैं तो माइनस एन कैप हम लिख सकते हैं. सो एन कैप इज द आउटवर्ड नॉर्मल एक्चुअली, एंड हियर दिस ई एक्स is actually Ex dash, the component of electric field in negative x direction, that is x dash. See, applying this or writing it in component form, the outward normal on these surfaces are actually n, and these are oppositely oriented, so we can write it in component form. For first one, closed integral a b c d, normal integral a b c d e dot ds can be written as, just because it is e dot ds, e and ds, but here for a b c d component is e x. a b c d कौन वाला है, ये वाला, तो क्या है component इसका e x. then we can put it e x, इंटीग्रल हटा रहे हैं, यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं ई एक्स डॉट डॉट. तो अब ये चूँकि एक डायरेक्शन में है इधर, तो ये नॉर्मल असल में क्या है, नॉर्मल वही होगा जो एरिया वेक्टर होगा, है ना. एरिया मान लीजिए हमने इसकी ये जो साइज़ हैं, ये इसकी जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, इसको ये माना, देखिए हाइट की बात हो रही है, इसको मैंने डी वाई से रिप्रेजेंट किया, इस वाले जो जेड एक्सिस में डी जेड से रिप्रेजेंट किया. तो डी वाई और डी जेड का मल्टीप्लिकेशन होगा एरिया वेक्टर. ठीक है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एन कैप, और ई एक्स की डायरेक्शन भी एन कैप. तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक दिशा में, तो डॉट प्रोडक्ट हट के केवल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डी वाई
डी जेड। डी वाई डी जेड एरिया का काम कर रहा है, और डॉट प्रोडक्ट इसलिए अब हट के ये मल्टीप्लाई है, ये वाला डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है क्योंकि ई एक्स और डी वाई डी जेड का मल्टीप्लीकेशन यानी एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कॉस 0 यानी 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब ये दूसरे वाला क्लोज इंटीग्रल ई एफ जी एच, नाउ दिस बिकम्स as it is oppositely oriented to previous one, so it can be written as e x dash component multiplied by dy dz, but this time e x तो ये हो गया हमारी मैग्नीट्यूड, और dy dz जैसे ये dy dz मल्टीप्लिकेशन बन के एरिया आया इनका, यानी ऊंचाई और चौड़ाई dy dz। लेकिन यहाँ पे जब हम दोनों के इसके ex का जो डायरेक्शन है और इसका जो डायरेक्शन है, दोनों का ओरिएंटेशन अपोजिट है, मतलब इस तरफ है, इस वाले डायरेक्शन के अपोजिट है, सो इट विल बी माइनस टाइम्स माइनस, ठीक है ना। तो माइनस जुड़ जाएगा, ये बता रहा है कि ये लेफ्ट ओरिएंटेड है। अब देखिए इस पूरे इक्वेशन में हमें इतनी चीज़ मिल गई, ये 2 चीज़ ही हमको चाहिए थी यहाँ तक आगे प्रूव करने के लिए। नाउ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सम। इसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों की वैल्यूज के कंपोनेंट फॉर्म को यहाँ रख दें तो क्या बन जाएगा, ई एक्स डी वाई डी जेड, अब सम है माइनस साइन के साथ आएगा, ई एक्स डैश डी वाई डी जेड इट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो डी वाई डी जेड इज कैंसिल्ड आउट, दोनों में कॉमन है। ई एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स डैश, Ex is equals to Ex dash, ठीक है। और we can say the component of the electric field along the direction of propagation is constant। प्रोपागेशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। कंपोनेंट कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपागेशन की, मतलब वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन में। कांस्टेंट मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, static electric field means no wave will be generated, है ना, but a constant static field cannot produce a wave, so this constant must be equals to how much, 0। क्यों, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट को और कुछ ना लेते हुए 0 ले लें तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x दिशा में तो है ही नहीं, है ना। अगर है तो कांस्टेंट है और या तो नहीं है, अगर है तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट है तो वेव नहीं है, लेकिन हमें पता है वेव है, इसलिए क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट x वाला ही यहाँ नहीं है। स्टेटमेंट को मेरे समझिएगा, यहाँ हमने क्या प्रूफ किया कि इसका कंपोनेंट जितना यहाँ था उतना यहाँ है, यानी नो चेंज, नो एनी वेरिएशन, Ex इज कांस्टेंट और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट मीन्स देयर इज नो वेव, बिकॉज वेव, इफ वेव इज देयर देन देयर मस्ट बी वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो देयर इज नो वेव, लेकिन हमको पता है वेव इज देयर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इज नॉट हियर, यानी x कंपोनेंट की डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कितना है, 0 है। सो एज ई एक्स इज नॉट कांस्टेंट इन x डायरेक्शन, सो ई एक्स इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप Ex डैश इज इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट को फेल कर देता कि वेव है ही नहीं, इसलिए Ex को 0 होना पड़ेगा। Ex 0 का मतलब है कि x डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है लेकिन उसका x कंपोनेंट नहीं है। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट, सिमिलरली Bx कैन बी प्रूव्ड एज 0, यानी B का भी x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब E और B दोनों ही दोनों के कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है, और हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, ये जो EM वेव है ये E और B के कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और वेव आगे बढ़ रही है, सो इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। और वी कैन मेक एन स्टेटमेंट लाइक दिस, the electric and magnetic fields have no component along the direction of propagation, or you can say in an electromagnetic wave both electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of propagation, all right, so the electromagnetic waves are transverse in nature। तो हमने क्या देखा कि हमने गॉस लॉ से स्टेटमेंट शुरू किया, गॉस लॉ का यहाँ पे एक पैरेलल पाइप लेके इस्तेमाल किया, फिर उसके
किसी ये जो जिस डायरेक्शन में हमें प्रोपागेशन लेना था, केवल उस डायरेक्शन के लिए हमने ये देखा कि यहाँ पे जितनी ही वेव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में देखा और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन ही मिलके क्या होगा, 0 होगा। इसी स्टेटमेंट को हमने बेस बनाते हुए यहाँ पे ये शो किया कि Ex और Ex डैश यानी कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन इज ऑलरेडी कांस्टेंट, इट इज़ नॉट चेंजिंग। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने ट्रांसवर्स वेव ली है, इस वजह से ये क्या हो गया, कंपोनेंट x डायरेक्शन में है ही नहीं, यानी Ex is equals to 0. So we can say that electric field has no component in propagation direction. Similarly, we can show that magnetic field has no component in propagation direction. So E and B both are perpendicular to the propagation direction. So electromagnetic wave is transverse in nature. Alright, तो ये हो गया कि कैसे हम प्रूफ करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है. Alright, thank you.